पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में करीबन सभी अहम शख्सियात एक गोल मेज पर बराजमान थीं और अपने एजेंट्स के भेजे हुए खतूत पढ़ रहे थे। एक खत जिसके कोने पर लिखा था टॉप सीक्रेट और उसके नीचे लिखा था कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सिर्फ वही पढ़े जिससे मुताल्लिक है। राजशाही में मौजूद ग्रुप नंबर 16 के लिए अगला प्रोग्राम 28 अगस्त को रात ठीक 1:45 पॉइंट नंबर 93 पर शुमाल की जानिब से एक गन बोट आकर रुकेगी। 3 टॉर्चें सुर्ख रंग की मुसलसल जला बुझाकर सिग्नल पास किए जाएंगे। 3 मिनट इंतजार के बाद फिर 3 सिग्नल दिए जाएंगे। इसी तरतीब से ग्रुप नंबर 17 जवाबी कोड दोहराएगा। 2 मिनट के मजीद इंतजार के बाद ग्रुप नंबर 17 का मकामी कमांडर बोट तक आ जाएगा। पहले से मौसूल शुदा कोड के तबादले के बाद असलहा और गन बोट में मौजूद 3 भारतीय कमांडोज ग्रुप नंबर 17 में शामिल हो जाएंगे। 28 अगस्त पॉइंट नंबर 93 शुमाल की समत रात 2 बजे आपकी तरफ से भेजी हुई तीनों लड़कियां मुसलमान बंगाली मुलाजिम पेशा खवातीन के रूप में हमने 3 आला अफसरों के घरों में दाखिल कर दी हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। हमें कवी उम्मीद है कि जल्द ही ये तीनों अफसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करके उनसे राज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। हेडक्वार्टर की तरफ से मौसूल होने वाले नए अहकामात और मतलूबा ऑपरेशंस उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। एजेंट CO3। अगला खत टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वेस्टर्न कमांड, सिर्फ वही पढ़े जिससे मुताल्लिक है। वेस्टर्न फ्रंट की तरफ से आने वाली मुख्तलिफ एजेंटों की रिपोर्टों के बाद हमने ये सिफारिशात मुरतब की हैं। नंबर 1, ईस्ट बंगाल जैसी नौयत का एक मास्टर प्लान फौरन तैयार करके यहाँ वेस्ट में उस पर काम शुरू कर दिया जाए। हमने इस सिलसिले में तरजीहात मुकर्रर की हैं। उनकी तफसील अलिफ, अपने नजरियात के हामिल अफराद की हमदर्दियां हमें पहले ही हासिल हैं। उनको अपने असली मकासद से लाइल्म रख कर और सूबाई आज़ादी का लालच देकर हम बआसानी अपने रास्ते पर ला सकते हैं। बे, तरबियत याफ्ता लड़कियों के जरिए हुकूमत में मौजूद आज़ाद ख्याल और हमारे नजरियात से इत्तिफाक रखने वाले अफसरान को काबू किया जा सकता है। जीम, कुछ लोगों के राज हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम किया जा सकता है। दाल, लालच, दबाव, धमकी के हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद तरजीहात नंबर 2, नौजवानों के जरिए हम अपने मकासद में इस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले उनकी दरसगाहों तक रसाई हासिल करके उनके असातिज़ा के जरिए उनमें नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार किया जाए। उसके बाद तलबा के लीडरों को रिश्वत, जिनसी तरगीब या लालच देकर दरसगाहों में अपनी हामी तलबा तंजीमें कायम की जा सकती हैं। फिर खवातीन में काम करने के लिए और उन्हें अपनी हमनवा बनाने के लिए दर्ज झेल सिफारिशात तय पाई हैं। सबसे पहले तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव खवातीन तक अपनी एजेंटों के जरिए रसाई हासिल की जाए। उसके बाद खवातीन में आजाद ख्याली को रिवाज दिया जाए। इस सिलसिले में उन तक लिटरेचर पहुंचाना शुरू कर दिया है। सबसे आखिर में इंतहाई अहम नोट, हमने अपने काम के लिए कुछ लोगों को तैयार भी कर लिया है। एजेंट 3F। इस फाइल के साथ ही एक और फाइल भी इन लोगों के सामने धरी थी, जिसमें भारतीय वजीर आजम मिसेज इंदिरा गांधी के वो बयानात और तकरीरें थीं जिनमें उसने दुनिया भर को चीख चीख कर ये बताया था कि पाकिस्तानी फौज बंगालियों का कत्लेआम कर रही है और भारत पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत की जा रही है। इस फाइल के साथ एक तीसरी फाइल में जो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की हैयत तरकीबी और उसके मशरकी पाकिस्तान में शुरू होने वाले ऑपरेशन से मुताल्लिक थी, पहले ही हिस्से पर एक नक्शा चस्पा किया गया था। इस नक्शे में भारत की इस हाल ही में कयाम पाने वाली इंटेलिजेंस के तरीक़ेकार और कारपरदाज लोगों के ओहदों की निशानदही की गई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस घिनौनी मुहिम की बराह रास्त कमान भारतीय वजीर आजम कर रही है, जो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की बराह रास्त निगरानी आला थी। कितना तजाद था, कितना बड़ा धोखा था, कितना अजियतनाक खेल खेला जा रहा था बंगालियों की तकदीर से, और शातिर दुश्मन अपनी चर्ब जबानी की वजह से मजलूम भी बना बैठा था। रमा दीवानावार भागती हुई अपने घर पहुंची थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे किसी ने घर में दाखिल होते नहीं देखा था, वरना उसकी बज़ाहिर हालत देखकर हर कोई उस पर सवालों की बौछार कर देता। वो इसी उम्मीद पर घर आई थी कि शायद अरुण कुमार घर पर मौजूद हो, लेकिन जहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। रसोई में शायद माता रात का खाना तैयार कर रही थी। उस पर अजीब वहशत सी तारी थी। जिंदगी इतनी अचानक और तेज चोट कर जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी अजीज तरीन सहेली की खुदकुशी और अपनी मताए हयात के मुताल्लिक ये इंकिशाफ कि वो पाकिस्तानी जासूस है, इस सूरत हाल ने उसे काट कर रख दिया था। रमा को यूं महसूस पड़ता था जैसे कोई तेज धार छुरी से उसे काटता चला जा रहा हो, बहुत दूर अंदर तक। उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाहता था, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। अपनी सहेली के ये अल्फाज अभी तक उसके जहन में धमाका पैदा कर रहे थे कि ये लोग बिलाखिर उस तक पहुंच जाएंगे, और वो बखूबी जानती थी कि तब जीना उसके लिए जहन्नम बना दिया जाएगा। फिर वो क्या करे? उसने जिंदगी में कभी अरुण से अलग रहकर जीने का सोचा ही नहीं था। अब कैसे उससे अलग रह
रह कर जी सकेगी। किस तरह मुमकिन होगा उसके लिए अरुण को भूल जाना। नहीं अरुण, तुम जो कोई भी हो मेरे हो। मैं जीते जी तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई मुकम्मल इंसान और मर्द देखा है। इस सोसाइटी में जहाँ हर समत भेड़ियों के गोल औरतों पर झपटने के लिए मंडला रहे हैं, एक तुम ही तो थे जिसे मैंने खोजा था। वो दिल ही दिल में जाने खुद को क्या कुछ कहती रही कि अचानक ही फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से खान उससे मुखातिब था। रमा, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो फौरन कह डालो। खान ने उसको अपनी मौजूदगी बताने से एहतराज बरता। अरुण कुमार, वक्त कम है, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी रमा हूँ, सिर्फ तुम्हारी। वो करीबन रो दी। खान ने कहा, ठीक है, तुम कनॉट प्लेस की उस बेंच पर आ जाओ जहाँ हम अक्सर इकट्ठे बैठा करते थे। खान ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि रमा उसे धोखा नहीं दे रही। यूं भी इस सूरत हाल में उसको अगर किसी तरफ से मदद की उम्मीद थी तो वो रमा ही थी। अभी तक उसका रास्ता अपने एजेंट दोस्तों से नहीं हुआ था कि उधर से मौसूल किसी हिदायत पर अमल पैरा हो सके। अब तो उसे जो कुछ भी करना था खुद करना था, और इन हालात में उसके पास सिवाय इसके और कोई चाराकार नहीं था कि वो सरहद उबूर करके वतन वापस लौट जाए। फिलवक्त ये जमीन उस पर तंग थी। अगले ही लम्हे एक रिक्शे पर वो कनॉट प्लेस जा रहा था। कनॉट प्लेस के उस मखसूस बेंच पर उसकी नजरें जमी थीं और खुद वो उस रास्ते पर खड़ा था जो उस तरफ से आता था। उसने खुद को छुपाए रखने के लिए ऐसी जगह तलाश की थी जहां वो दूर तक उस तरफ आते हुए रमा पर नजर रख सकता था। अपनी आमद के बमुश्किल चंद मिनट बाद उसने दूर सड़क किनारे एक टैक्सी रुकते देखी जिससे रमा बरामद हुई। वो बड़े नपे तुले और मोहतात कदमों से उस तरफ आ रही थी। खान के नजदीक से गुजरकर वो उस मखसूस बेंच तक पहुंची और उस पर बैठ गई। 10 मिनट तक खान अपनी जगह खड़ा उसकी हरकत और सकनात का जायजा लेता रहा। रमा बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। 10 मिनट बाद उसने अपना बैग उठाया और इधर उधर टहलने लगी, फिर दोबारा उस बेंच पर बैठ गई। खान ने इस दौरान बखूबी अंदाजा कर लिया था कि ना कोई उसकी निगरानी कर रहा है, ना ही किसी ने उसका ताक़ुब किया था। वो अपनी जगह से बाहर निकला और अचानक ही उसके नजदीक पहुंच गया। खान पर नजरें पड़ते ही रमा फट पड़ी। अरुण! वो करीबन भागती हुई उसकी तरफ आई और उससे लिपट गई। खान ने महसूस किया कि उसका सारा जिस्म लरज रहा है। अरुण! दोबारा उसने रिंधे हुए गले से कहा और सिसक पड़ी। ये क्या हो गया अरुण? मेरी मोहब्बत को किसकी नजर खा गई? खान ने कहा, पागल मत बनो रमा, इस तरफ कोई भी आ सकता है, आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। उसने रमा की पीठ पर थपकी देकर उसे खुद से अलग कर दिया। एक कदरे वीरान और लोगों की आमदरफ्त से महफूज गोशाए आफियत में बैठे दोनों मसरूफे गुफ्तगू थे। रमा ने सिसकियां लेते हुए उसे अब तक की कहानी सुनाई। रजनी की मौत पर खान का दिल भर आया। आज जिंदगी में पहली मर्तबा बहुत शिद्दत से इंसानी जज्बात उस पर गालिब आए थे। रजनी की इस तरह बेबसी की मौत ने उसको काट कर रख दिया था। वो जानता था कि अहमद कमाल बेग ने अपना करीबन सारा सरमाया जर्मनी मुंतकिल कर दिया है और अब वो रजनी से शादी करके वहीं जर्मनी में बसने का प्रोग्राम बना चुका था। अभी अगले ही रोज दोनों बाप बेटा उसे मिले थे। उन्होंने रजनी के लिए मुसलमान औरत के नाम से पासपोर्ट हासिल करने के इंतजामात भी कर लिए थे और वीजा मिलते ही यहाँ से फरार हो जाने का प्रोग्राम बना लिया था। उसे अपने अंजाम की तो फिक्र नहीं थी। ऐसे किसी भी सानहे के लिए वो ज़हनी तौर पर एक लंबे अरसे से तैयारी करता रहा था, लेकिन अहमद कमाल बेग के ख्वाब इस तरह अचानक टूट जाएंगे ये सोच ही उसे रुला देने के लिए काफी थी। फिर वो रमा से मुखातिब हुआ, रमा, मैंने कितनी मर्तबा चाहा कि तुम्हें अपनी असलियत बताकर तुम्हारी दुनिया से निकल जाऊं, लेकिन हालात ने मुझे कभी अपनी मर्जी से कुछ करने का मौका ही न दिया। तुमने जो सुना है वो सच है। मैं जानता हूँ कि नादानिस्तगी में तुम्हारे साथ मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बेइंसाफी की है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। रमा, बसा औकात वाकई इंसान तकदीर के हाथों में मोम की गुड़िया बनकर रह जाता है। तुमसे मिलकर, तुम्हें पाकर मैं खुद को इंसानियत के किसी बड़े आला दर्जे पर फाइज कोई शख्सियत जानने लगा था। तुमने मेरी जिंदगी इतनी भरपूर कर दी थी कि मुझे कभी मुस्तकबिल की हौलनाकियां जानने का वक्त ही न मिला। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी रोज यूं अचानक ये इल्यूजन इस तरह रेजा रेजा हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा रमा कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसके सामने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया जाता। फिर भी तुम मुझे जो भी सजा सुनाओ उसे पाने के लिए तैयार हूँ। उसने रमा को पुरसुकून देखकर कहा। जवाब में रमा कुछ कहे बगैर उसके सीने से सर टिकाकर सिसकने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर उठाया, खान की आंखों में झांका और बोली, मैं अपना जीवन तुम्हारे नाम लगा चुकी हूँ अरुण, अब मेरा जीना और मरना तुम्हारे ही साथ है। अगर तुम मुझे छोड़कर भागना चाहो तो भी याद रखो, यहाँ से मेरी लाश ही घर वापस जाएगी। मैं अपने कदमों पर चलकर नहीं जाऊंगी। और हाँ, उसने एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद कहा, ये मत समझ लेना कि मैंने मुस्तकबिल में पेश आमदा किसी बदनामी के खौफ
से तुम्हारे साथ मरने और जीने का फैसला किया है। मेरा ज़मीर मुतमईन है। मुझे तुम में पहले ही रोज कोई गैर मामूली बात नजर आई थी। मेरा दिल अव्वल रोज से ही गवाही देता रहा था कि तुम वो नहीं जो नजर आते हो। मैंने कई दफा तुमसे ये बात कही भी थी, लेकिन वो खामोश हो गई। उसने ये बात इतने मजबूत लहजे में कही थी कि खान टूट कर रह गया। उसे अपनी शख्सियत इस थान पान लड़की के सामने बिल्कुल बोधी महसूस होने लगी थी। रमा आज उस पर छा गई थी। उसने रमा को मुस्तकबिल के तमाम खदशात का एहसास दिलाया। उसे बताया कि वो कितना अहम और इनकलाबी फैसला कर रही है। वो अपना मजहब ही नहीं, अपनी मिल्लत और पहचान भी खान की खातिर बदलने जा रही थी। रमा के पाए इस्तिकामत में उसकी तरफ से बताए गए मुस्तकबिल के खदशात कोई लर्जिश पैदा न कर सके। वो तो मजबूत चट्टान की तरह डट कर खड़ी थी। मौसमी तगय्युरात जिसके आहनी अजाइम से सर टकरा कर दम तोड़ दिया करते हैं। उसने अपने जमीर की अदालत में रजनी की मौत के फौरन बाद अपना मुकदमा दायर कर दिया था और वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने ही पर अब वो एक फैसले पर पहुंची थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें भी सरहद पार करके अपने साथ ले जाऊंगा रमा, और फिर जिंदगी हमारी होगी। जहां भर की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। अगर तुमने मेरे साथ ही मरने जीने का पैमान बांधा है तो ये तुम्हारा अकेला फैसला नहीं रमा, मैं भी इसमें तुम्हारा साथी हूँ। उतनी ही शिद्दत से मैं भी तुम्हारे इस फैसले में शामिल हूँ। रमा ने एक ठंडी आह भरकर अपना सर उसके फराख सीने में समेट लिया। खान सोचने लगा ये उसकी कितनी खुशकिस्मती थी कि कैप्टन सलोचना ने जब उसकी एक झलक देख ली थी तो उसी लम्हे उसने उसका ताकुब न किया। वो कभी भी उनके हाथों से बचकर न निकल सकता। रमा ने उसे रजनी की मौत तक दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज बता दिया था। खान ने जान लिया था कि रजनी ने मरते दम तक उसके मुताल्लिक अपनी एजेंसी को अंधेरे में रखा है। उसने आखिरी लम्हात में भी सलोचना को डॉज किया था कि अरुण कुमार जहाज के जरिए दिल्ली से रवाना हो चुका है, लेकिन यह भी नामुमकिन था कि सलोचना ने उसके मुताल्लिक कोई अहम नोट अपनी रवानगी पर वहां न छोड़ा हो। ये जमीन अब उस पर तंग हो चुकी थी। खान समझ सकता था कि उन लोगों ने अब तक तमाम अहम मकामात पर नाके लगा दिए होंगे। आज की रात उसने दिल्ली ही में बसर करने का फैसला किया था, लेकिन ये रात कहाँ काटी जाए। उसने जब ये मसला रमा के सामने रखा तो रमा ने उसका हल भी निकाल दिया। बोली, मेरी एक आर्टिस्ट दोस्त है यहाँ, अभी 10-15 रोज पहले ही वो बंगाल से आई है। बहुत आजाद ख्याल है, अपने फ्लैट में अकेली रहती है। किसी को इल्म नहीं उसकी और मेरी दोस्ती का। एक एग्जीबिशन पर हमारा तारुफ हुआ था। मेरा ख्याल है अगर मैं तुम्हें अपने दोस्त की हैसियत से वहां ले जाऊं तो वो बखुशी हमें रात बसर करने की इजाजत दे देगी। खान ने कुरेद कुरेद कर उससे उसकी बंगाली आर्टिस्ट दोस्त मिसेस टेगोर के मुताल्लिक सवालात पूछे, फिर मुतमईन होकर उसके फैसले पर ही साथ कर लिया। कनॉट प्लेस से वो अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकले थे। खान ने अपनी जैकेट रमा को पहना दी थी और खुद उसकी चादर ओढ़ ली थी कि उसका मुंह भी कदरे छुपा रहे। मिसेस टेगोर का फ्लैट दिल्ली की एक जदीद तर्ज की आबादी में था। दोनों ने टैक्सी कुछ दूर ही छोड़ दी थी और अब पैदल ही उसके फ्लैट की तरफ जा रहे थे। मिसेस टेगोर कहीं जाने के लिए पर तोल रही थी जब दोनों ने अचानक ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रमा को एक मर्द के साथ देखकर बंगाली आर्टिस्ट लड़की की बाछें खिल गईं। उसकी शक्ल देखकर कतन इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो कभी मिसेस रही है। रमा ने अरुण का तारुफ उससे श्रीदास के नाम से करवाया था। मिसेस टेगोर खान की तवक्कुआत से ज्यादा मेहमान नवाज साबित हुई। उसने दोनों के लिए कॉफी तैयार कर दी और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए रमा ने खान की समझाई हुई कहानी उसके सामने दोहरा दी। उसने मिसेस टेगोर को बताया कि दोनों ने जालिम समाज से भागकर सिविल मैरिज करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन दोनों के रिश्तेदार उनकी तलाश में हैं। फिल वक्त उन्हें 2-3 रोज छुप कर गुजारने होंगे, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। मिसेस टेगोर ने पहले तो उनके जज्बा मोहब्बत और उस अजीमुल मिसाल कुर्बानी को सराहा जो वो एक दूसरे के लिए देने जा रहे थे। फिर उन्हें यकीन दिलाया कि वो मुमकिन हद तक उनका साथ देगी और 2-3 दिन तो क्या, अगर वो चाहें तो अपनी सारी जिंदगी उसके फ्लैट पर गुजार दें। उसने रमा को बताया कि सुबह उसे जरूरी काम से पटियाला जाना है, सिर्फ 2 रोज के लिए। इस दौरान वो उनके लिए घर का फ्रिज भर जाएगी। वापसी पर वो दोनों को एक दोस्त सिविल जज की अदालत में पेश करके उनको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करवा देगी और पुलिस की मुकम्मल हिफाजत भी उन्हें मयस्सर आ जाएगी। दोनों ने उसके सामने हाथ बांधते हुए इल्तिजा की कि फिल वक्त वो किसी से भी भूल कर भी इसका तस्करा न करें, बल्कि ये भूल ही जाएं कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके फ्लैट में मौजूद है। रमा ने उसे बताया था कि श्रीदास का एक दोस्त मेरठ में बहुत बड़ा वकील है। उसने तमाम बंदोबस्त कर रखा है। एक अहम केस के सिलसिले में वो चंडीगढ़ गया हुआ है। 2-3 रोज में वापस आ जाएगा और वो मेरठ में उसी के पास जाकर सिविल मैरिज करेंगे। श्रीदास जी के कुछ खानदानी तनाज़ात हैं और भी मसाइल हैं, बस तुम वही करना जो मैं कह रही हूँ, रमा ने उसे समझाया। मिसेस टेगोर ने कहा, अच्छा बाबा, और वो किसी काम से थोड़ी देर बाद बाहर चली गई। मिसेस टेगोर की वापसी रात देर गए हुई। शराब के नशे से उसके कदम डगमगा रहे थे और खान बखूबी अंदाजा कर सकता था कि वो किस काम से गई होगी। दोनों ने सहारा देकर उसे बेड
बेडरूम तक पहुंचाया। मिसेस टैगोर तो थोड़ी देर बाद ही सो गई, लेकिन वो दोनों रात काफी देर तक जागते रहे। रमा ने खुद ही उसके लिए 2-3 मरतबा चाय तैयार की थी। दोनों का दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे का दिल रखने के लिए चंद लुकमे ऑमलेट के साथ जहर मार कर लिए थे। डाइनिंग रूम में दोनों चले आए थे। उन्होंने टीवी लगा लिया था और खुद को बज़ाहिर उसमें महव भी किए हुए थे, लेकिन दोनों ही समझते थे कि उनका ध्यान टीवी की बजाय अपने अपने मुस्तकबिल की तरफ है। जिस इलाके में उन लोगों ने पनाह ली थी, खुशकिस्मती से ये वो इलाका था जहां लोग एक दूसरे के मामलात में कम ही मदाखलत किया करते थे। वो रात दोनों ने करीबन जाग कर गुजारी। खान ने इस दौरान 2 मरतबा उसके फोन से कॉल बुक करवाई, लेकिन मकामी एक्सचेंज में कोई खराबी होने की वजह से उसका राब्ता किसी भी तरह अपने दोस्तों से कायम न हो सका। सहर होने से कुछ देर पहले उसकी आंख लग गई और वो सुबह देर गए तक सोता रहा। रमा ने इस दौरान जानबूझकर उसे बेदार न किया। शायद वो अब अपना दुख ही खान का दुख जानने लगी थी। अभी तक ना तो उसने खान से उसका असली नाम और पहचान दरियाफ्त की थी, ना ही खान ने उसे कुछ बताया था। एक मरतबा जब उसने बैनुस्सुतूर में ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया तो खान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा था, रमा अभी ऐसी कोई बात न करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, तुम सब कुछ जान लोगी। और रमा खामोश हो गई। जब रमा ने नाश्ता तैयार करने के काफी देर बाद उसे बेदार किया तो सूरज बंगाली आर्टिस्ट लड़की के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। खासा दिन चढ़ाया था। बिस्तर से छलांग लगाकर वो उठा और बाथरूम में जा घुसा। जब वो नहा धोकर बाहर निकला तो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रमा ने आज भी उसके लिए वही नाश्ता तैयार किया था जो वो घर में उसके लिए तैयार किया करती थी। उस लम्हे जब वो खान के सामने नाश्ते की ट्रे रख रही थी, न चाहते हुए भी बेख्तियार उसकी आंखें छलक पड़ी। खान से ज्यादा उसके दर्द को और कौन जान सकता था। उसने फिर भी रमा से कुछ न पूछा। उसका जी चाहता था कि वो जी भर कर रो ले ताकि उसका मन कुछ तो हल्का पड़ जाए। क्षमा करना कहकर रमा बाथरूम में चली गई। बाथरूम से उसकी वापसी 3-4 मिनट बाद हुई। खान उसके चेहरे पर टूटते कर्ब को देखकर बखूबी अंदाजा कर सकता था कि उसे अपनी हिचकियों का गला घोंटने में क्या क्या जतन खुद से न करने पड़े होंगे। रमा ने अपना चेहरा पानी से धो लिया था। आंसुओं से धुले चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट जमाए जब वो खान के सामने आई तो खान को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने शऊर की तमाम तर गहराइयों के साथ उस लम्हे रमा का दुख अपना दुख जाना। अभी तक उसने नाश्ते को छू कर भी नहीं देखा था। रमा ने उसके चेहरे की कैफियत से बखूबी अंदाजा कर लिया था कि उसके दर्द ने उसके महबूब को भी दुखी कर दिया है। उसने मुस्कुराते हुए खान के लिए चाय बनाई और प्याली खान की तरफ बढ़ा दी। खान ने खामोशी से प्याली थाम ली। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने होंठों पर मुस्कुराहट जमा ली थी। सुबह फिर उसने चाहा कि फोन पर राब्ता कायम करें। बादस खराब ये बिस्यार दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया, लेकिन खान को उधर से इत्तला मिली कि मुतल्लिका आदमी जिससे उसने बात करनी है 2 दिन की छुट्टी पर गए हैं। उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि ऐसी हंगामी सूरत हाल की कोई खास मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। शायद यही उन लोगों का कमजोर तरीन पहलू था। खान को अंदाजा हो रहा था कि अब जिंदगी और मौत का ये मार्का उसे अकेले ही लड़ना होगा। उसने अपनी परवाह कभी नहीं की थी, लेकिन रमा का साथ, क्या वो रमा को अपने साथ सरहद पार करवा कर पाकिस्तान ले जा सकेगा? उसने सोचा और सहम कर रह गया। शाम तक उसने एक तवील खत अपने गैर मुल्की कवर एड्रेस के लिए लिखा। दोपहर को वो थोड़ी देर के लिए बाजार गया था और वहां से डाक का लिफाफा और दूसरी चीजें खरीद कर ले आया था। शाम के बाद फिर वो बाहर निकला और वो खत नजदीकी लेटर बक्स में डालकर वापस आ गया। इस दौरान उसने रमा को फारिग नहीं बैठने दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।